25 से 30 करोड़ रुपए का प्रत्येक गांव के अंदर नुकसान कर दिया, केवल वो कुछ राशि की वजह से। उसके 3,43,000 रुपये का VCR भर दिया। तो वो इतना कौन सा जुल्म कर दिया था उसने? मैं मजबूर हो गया। मैंने ये बिजली विभाग के ऊपर RTI लगाई। मुझे पता था कि बानीपुरा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने SC के ऊपर RTI लगाई। मैं कॉपी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। मैंने वो RTI लगाई। उस RTI के तहत में मैंने 11 पॉइंट दिए। IN बानीपुरा के ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पे हो गई। वो मैं नहीं बोल सकता कि मेरी RTI के ऊपर हुई है, लेकिन उसको APO करके बीकानेर भेज दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी RTI के ऊपर वो कार्रवाई चल रही है। मैं आपको हर बार क्लियर बोल रहा हूँ कि हवेली का इसमें हाथ है। जब हवेली का हाथ होगा तभी उसके लोग सक्रिय होंगे। अब बापा सेवा सदन के ऊपर विधायक जी ने खुले तौर पे चैलेंज किया कि माँ का दूध पिया है। तो मुझे ये बताओ, ये विधायक क्या अपने बल के ऊपर ताकतवर बन गया क्या? तो इस विधायक को क्या SC ST के लोगों के अलावा किसी ने और ने इतना मजबूत बनाया जो उनको ये चैलेंज कर रहे हैं कि माँ का दूध पिया है तो जीत के दिखाना? केस करता है वो इनकी गिरफ्त में वैसे अपने आप ही आ जाएगा। अगर इनकी तो आने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस का मेरे विचार से अब की बार आने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये पूरे राजस्थान की समस्या है, यहीं की नहीं है। बिहासर के अंदर एक GSS 33 KV का स्वीकृत किया हुआ है RDSS कोटा के तहत। इसमें पूर्ण रूप से मैं सम्मिलित था। इस वीडियो के बाद में लोगों ने वहाँ मांग की कि IN को हटाना चाहिए, यहाँ से IN को हटाना चाहिए। SDM तहसीलदार को ज्ञापन दिया, SDM को ज्ञापन दिया, और हवेली द्वारा पोषित लोगों को ये भी बताया गया कि आप विधायक जी को बोल करके इनको हटाओ। यहाँ तक कि उस टाइम पे एक्शन आया था, उसने भी ये बोला था कि IN की पोस्टिंग करना हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए या तो विधायक करे या MD करे। तो MD तो बहुत दूर की बात है, लेकिन विधायक को जो वोट दे रहे हैं तो वो जनता मांग कर सकती है। और इसमें पूर्ण रूप से यदि हवेली द्वारा पोषित लोग वहाँ रहते थे, यदि वो दिल से चाहते तो क्या वो अपने विधायक को नहीं बता सकते? बता सकते थे ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका कारण ये क्या हुआ कि बादड़िया वालों ने बताया था 25 लाख रुपए में ये बिजली बेच दी। तो मैं मेरी तरफ से उनकी सहमति के तौर पे ये जो वायरल वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसके आधार पे पूर्ण रूप से कह रख सकता हूँ कि 25 नहीं तो 20, 20 नहीं तो 15, लेकिन वो बिजली ज़रूर बेची गई थी। नंबर 1, उन्होंने तो 15 या 20 लाख रुपए लेकर के एक गांव को फ़ायदा पहुंचाया, या 15-20 उन अपने निजी लोगों को पहुंचाया। गांव तो नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि बानीपुरा गांव को मैं इतना घटिया नज़र से नहीं देख सकता। उसमें निश्चित लोग होंगे जो ये काम करवा रहे हैं। उनके बदौलत क्या हुआ, अपने जो ये इस साइड के गांव हैं, जैसे बादड़िया, रणसीसर, बिजरासर, बोजासर छोटा, बड़ा, नैणासर, इस साइड में बवाटवाड़ा, और उस साइड में ये राजासर, मालकसर, मालसर, इन गांवों में दोनों फसलों के अंदर भारी नुकसान हुआ। प्रत्येक ट्यूबवेल के अंदर, दोनों फसलों के अंदर, प्रत्येक फसल में 3-3 लाख, मतलब एक ट्यूबवेल के अंदर 6 लाख रुपये का कम से कम नुकसान मानता हूँ मैं। और 6 लाख के हिसाब से यदि एक गांव जैसे रणसीसर को पकड़ लो आप, इसमें करीब 500 से 600 ट्यूबवेल हैं। यदि आप 6 लाख के हिसाब से प्रत्येक ट्यूबवेल पे नुकसान मानते हो, तो एक गांव के अंदर ये नुकसान हो गया 30 करोड़ का। 6 पंजे 30। ऐसे ही बोजासर में मान लो, ऐसे ही राजासर में मान लो, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 25 से 30 करोड़ रुपए का प्रत्येक गांव के अंदर नुकसान कर दिया, केवल वो कुछ राशि की वजह से। इसलिए ये पूर्ण रूप से सही है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, कि ये जब बिजली विभाग के एक पुलिस बल के द्वारा उन लोगों को के द्वारा ये पकड़ा गया था, तो इनकी क्या कारण था कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? जबकि यही IN, वही IN बोजासर के अंदर एक बंदे का पिछले 3 महीने से ट्रांसफार्मर दिया हुआ था इन्हीं का, लेकिन मीटर नहीं दिया था। उस मीटर के नहीं देने की वजह से अब बंदा डिमांड नोटिस पता नहीं कितने दिन से दे रखा था, उसके 3,43,000 रुपये का VCR भर दिया। तो वो इतना कौन सा जुल्म कर दिया था उसने? और ये जो पकड़े थे, इन्होंने कौन सा पुण्य के काम कर रखा था? ये कार्रवाई नहीं, आपको क्या नहीं लगता कि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी का हाथ था? ये तो कोरा करप्शन है। बिल्कुल कोरा करप्शन था। और इसका मैं वो जो बोजासर वाला है उसका भी मैं आपको ये दे दूंगा, 3,43,000 का वीडियो मैंने आपको दे ही दिया।
दोनों प्रमाणों को आप टेली कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के लिए इतना सबूत काफ़ी है। तो ये जो कॉपी है उस वीसीआर की वो हम आपको पेस्ट करके दिखा देंगे, वो देख लीजिए। तो इसी के चलते सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। बिल्कुल, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार इसको मिटाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? इसके लिए आपने फिर अच्छा प्रश्न किया। मैं मजबूर हो गया। मैंने ये बिजली विभाग के ऊपर आरटीआई लगाई। मुझे पता था कि बानीपुरा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने एससी के ऊपर आरटीआई लगाई। मैं कॉपी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। मैंने सबसे पहले 25/6 को लगाई कि पिछले इस धरने के टाइम पे इस जगह इतनी लाइट आपने आपके चूरू से बानीपुरा के अंदर कितनी यूनिट बिजली बनती थी और आपने कितनी बानीपुरा को दी, और बानीपुरा से हमें ये दो कि प्रत्येक फीडर के अंदर इन्होंने कितनी कितनी यूनिट बिजली सप्लाई की। उसमें क्योंकि बाबा साहेब का दिया हुआ अधिकार है, उसका हमें पूर्ण रूप से यदि जो जानकार है तो उसका उपयोग करना चाहिए। और उसी के तहत हमें आरटीआई का अधिकार भी मिला हुआ है, क्योंकि संविधान के अंदर 2005 में ये कानून लाया गया था। भले ही चाहे कांग्रेस लेके आई हो उस टाइम पे, लेकिन बाबा साहेब के संविधान के अंदर ही तो हुआ उसका। मैंने वो आरटीआई लगाई। उस आरटीआई के तहत में मैंने 11 पॉइंट दिए, और उन 11 पॉइंट के अंदर मैंने जवाब मांगा। तो एक बार तो मेरे उस रिपोर्ट को इन्होंने खुर्द-बुर्द करने के लिए एक पोस्टल ऑर्डर का एससी ने दे दिया कि एससी के नाम से दे दिया, आप अकाउंटेंट के नाम से दो। मैं कॉपी उपलब्ध कराऊंगा आपको। फिर मैंने उसका क्या किया, 26/6 को उसका दोबारा रिप्लाई दिया, और मैंने क्योंकि पीछा नहीं छोड़ रखा, उसका आज तक मेरे पास जवाब नहीं आया है। लेकिन आईएन बानीपुरा के ऊपर कार्रवाई निश्चित तौर पे हो गई। वो मैं नहीं बोल सकता कि मेरी आरटीआई के ऊपर हुई है, लेकिन उसको एपीओ करके बीकानेर भेज दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी आरटीआई के ऊपर वो कार्रवाई चल रही है, क्योंकि उसमें जो 11 पॉइंट हैं वो बहुत ही दुरुस्त पॉइंट हैं। मैं अगले पॉइंट में, भ्रष्टाचार के पॉइंट में, आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। चलो वो सही है। जैसे कि ये भ्रष्टाचार है, इसका वो जो है स्तंभ वो कौन है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको हर बार क्लियर बोल रहा हूँ कि हवेली का इसमें हाथ है। जब हवेली का हाथ होगा तभी उसके लोग सक्रिय होंगे, अदरवाइज़ किसकी हिम्मत है? क्योंकि राजा के बिना उसके विभिन्न विभागों के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। और यहाँ जो राजा के जो पोषित लोग हैं वो इतने सक्रिय हैं, इतने मजबूत हैं कि वो आने वाले चुनाव में हर टाइम पे, अभी देखना आपको इनके द्वारा कितनी गाड़ियाँ दी जाएंगी, और ऐसे पैर पकड़ना शुरू कर देंगे वोटर का, जिससे कि पीछे के मुद्दे थे ही नहीं। इनके द्वारा पोषित किसी पार्टी के इतने आदमी हो सकते हैं क्या? मेरे विचार से तो नहीं। और इनकी बोलने की शैली देखो, जैसे चुनाव होते हैं तो इनकी शैली दूसरी, जैसे चुनाव आते हैं इनकी शैली दूसरी बात करने की। तो इसमें मैं तो बड़ा असहज हूँ। अभी इसी को देखते हुए, चुनावी प्रकरण को देखते हुए, सरदार शहर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है बप्पा सेवा सदन का। तो उसमें आपके क्या विचार हैं? देखो गोगरा जी, आप हर पर्सन को, दिल को छूने वाला प्रश्न कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे आप ये बताओ, ये बप्पा सेवा सदन से ही पहले मैं सबसे पहले बाबा साहेब के वो संविधान की चर्चा करता हूँ। उसमें बाबा साहेब ने एक सभी को दिया है एक अधिकार, आत्मसम्मान का। आत्मसम्मान करना क्या कोई बुरा है क्या? आत्मसम्मान की यदि रक्षा कोई नहीं कर सकता तो मैं उस आदमी का जीवन ही बेकार मानता हूँ। बेकार है तो उसी का जीवन। हाँ, अब बप्पा सेवा सदन के ऊपर विधायक जी ने खुले तौर पे चैलेंज किया कि माँ का दूध पिया है। तो मुझे ये बताओ, ये विधायक क्या अपने बल के ऊपर ताकतवर बन गया क्या? जनता ने वोट दिया, और उस वोट की बदौलत जिसने वोट दिया उन्हीं को ललकारे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। बोझासर छोटा के अंदर, ये 2020 की बात है, गोगानी जोड़ी एक जीएसएस है जो मैंने बड़ी मेहनत करके अधिकारियों से लाइजन करके, और इसमें बीजेपी के एक दमदार नेता जिसको ये चैलेंज भी कर रहे हैं, वो अपने यहाँ से हैं भी नहीं, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ऐसे ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उस टाइम पे सरकार बीजेपी की थी। लेकिन इसका मतलब मुझे ये नहीं समझना कि मैं बीजेपी से हूँ। संबंध मेरे सभी से हैं, और मेरी गिराता कोई सा भी नहीं, कांग्रेस वाले भी नहीं गिराते। लेकिन सरदार शहर में तो मामला दूसरी तरह का है। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने गोगानी जोड़ी के अंदर जीएसएस स्वीकृत किया, और वो 1.5 महीने के अंदर तैयार करवाया।
वो अपने बोजासर से करीब 9.5 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक जीएसएस बनने के बाद में एक केला धाम फीडर है, उसमें 35 ट्यूबवेल है। नैनासर सुमेरिया में भी एक जीएसएस है, उसमें पश्चिम साइड में जगमलाना जोड़ा के नाम से एक फीडर है, उसमें 40 ट्यूबवेल है। इन्होंने अपने निजी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 25 ट्यूबवेल को 40 में से घटा करके 35 के साथ जोड़ना चाहा। अब वो लोग बड़े विचलित हुए। वो आकर के मेरे पास यहाँ आए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने एक ब्लॉक का चुनाव लड़ा था उससे कुछ दिन पहले ही, और उस गोगानी जोड़ी वालों ने मुझे 600 समथिंग वोट दे दिए थे। बड़ी खुशी हुई, हालांकि मैं साथ में किसी को भी नहीं लेके गया था, लेकिन उन्होंने वोट दे दिए। वो मेरे पास में आए कि पूनिया जी, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया, वो आपने जो जीएसएस बनवाया उसमें तो ऐसे ऐसे हो गया, हमारे 35 ट्यूबवेल एक फीडर में ऑलरेडी हैं, उसमें 25 ट्यूबवेल और जोड़ रहे हैं तो 60 हो जाएंगे, और हमारा वो तो नहीं चलेगा। मैंने उनको सलाह दिया, भैया मैं कोई बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो चुनाव ही लड़ाया था, वो भी जीता हुआ नहीं हूँ। आप आदरणीय विधायक भंवरलाल जी, क्योंकि उस टाइम पे जीवित थे, मैंने उनको विनम्र रिक्वेस्ट किया आप उनके पास जाओ, और मैंने सुना है कि वो न्याय करेंगे आपके साथ। मेरे कहने से वो 3 गाड़ी लेकर के आए थे, तीनों की तीनों गाड़ी लेकर के वो वहाँ चले गए। वहाँ जाते ही उनको भंवरलाल जी ने जवाब दिया कि जीएसएस की तो चर्चा ना करियो, और कोई काम है तो ते मन बताओ। मतलब सीधा सीधा अर्थ था कि उसमें पोषित लोगों के द्वारा उनको पहले ही गाइड कर दिया गया था, और 35 के साथ 25 जुड़ना स्वाभाविक हो गया। अब छोटे बोजासर में उसका विद्रोह हो गया, पुलिस प्रशासन को भी भेज दिया वहाँ। लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि पुलिस प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार नहीं है। उस टाइम पे थानेदार साहब थे मलकीत सिंह जी, उन्होंने जाकर के मौका देखा, क्योंकि आईएन ने वहाँ से फ़ोन करके बुलाया था। मलकीत सिंह ने साहब ने ये जवाब दिया पब्लिक को, भाई आप एसडीएम साहब के पास में लिखो या कहीं भी से भी लिखो, मुझे यदि प्रशासन ये जो अधिकारी या कर्मचारी जो भी हैं अपनी सुरक्षा के लिए यदि फ़ोन करेंगे, मुझे आना पड़ेगा, मेरी बाध्यता है। आप लोग हो सही, लेकिन आप एसडीएम साहब का दरवाज़ा खटखटाओ या कहीं भी खटखटाओ, या तो आप इसके ऊपर रोक लगवाओ, अदरवाइज़ ये करेंगे तो इनको आप रोकोगे तो मुझे ज़बरदस्ती आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। उस मौके पे आईएन ने 50 लोगों के प्रति नामजद केस दर्ज करने के लिए नाम दे दिया। मलकीत सिंह साहब की भी ये समस्या थी कि यदि सही आदमी के खिलाफ यदि पुलिस प्रशासन थोड़ी कोई कार्रवाई करना चाहेगा, राजनीतिक दबाव था। इसका मैं आपको लिखित में वो दूंगा, उन लोगों ने जो कार्रवाई की है उसका लिखित में दूंगा। मैं आपको जो भी बात बोलूँगा वो लिखित में दूंगा, एसडीएम तक उनकी कार्रवाई की हुई का प्रमाण दूंगा। उन्होंने क्या किया, एसडीएम साहब को वो दे दिया, दे करके आए और फिर भी कार्रवाई। आप इसके पीछे राजनीतिक दबाव नहीं मान रहे क्या? नहीं है, राजनीतिक दबाव है, निश्चित नहीं मानोगे। वो फिर आ गए मेरे पास, जैसे भंवरलाल जी ने उनको मना किया कि उसके लिए बोला अब क्या करें। अब आप बताओ गोगराज जी, मेरे लिए आत्मसम्मान की बात थी कि उन्होंने आंख बंद करके मुझे 600 वोट दे दिया। मैं उनका ऋणी था। तो आपने मुद्दा जो उठाया बापा सदन का, बात यही तो थी आपके बापा सदन की। तो इस विधायक को क्या SC ST के लोगों के अलावा किसी ने और ने इतना मजबूत बनाया, जो उनको ये चैलेंज कर रहे हैं कि माँ का दूध पिया है तो जीत के दिखाना। आप बताओ ये शोभा देता है? जैसे कि एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। हाँ, नेतृत्व करने वाले को ही नहीं, यदि जिसको भी जिसने वोट दिया, चाहे वो वोट 10 दे चाहे 20 दे, वो मतदान जो करता है ना वो दाता है। और यदि मैं आज मान लो प्रत्याशी हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ। जो मेरे को 10 वोट देंगे उनका भी ऋणी हूँ, और जो 50 देंगे उनका भी ऋणी हूँ। और जिस टाइम पे उनको ज़रूरत पड़े मुझे उनके साथ में सहयोग करना चाहिए। सही के साथ में गलत कर रहे हो तो उनको समझाना चाहिए। ये यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये तो हवेली द्वारा पोषित गलत को भी सही साबित करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनके चंगुल में कैसे आदमी फंसे और उसको कैसे ये ढीला करें, और फिर जो जिसके पास में केस करता है वो इनकी गिरफ्त में वैसे अपने आप ही आ जाएगा। इन्होंने वो कर रखी है, जैसे जंगल के अंदर शेर के शिकार पकड़ में आता है, वैसे ये दोनों तरफ से शिकार को पकड़ने के चक्कर में रहते हैं पूर्ण रूप से। तो आपने ताल ठाम ही लिया चुनाव के लिए, तो आप इस विकास के बारे में क्या सोचते हैं, इस क्षेत्र के विकास के बारे में? आपने विकास की बात किया, आपने यहाँ देखते हो गया विकास। यहाँ से एक नया सड़क बना है रणसीसर से बादड़िया तक, मात्र मैंने तो यही देखा है, मात्र 6 महीने भी नहीं हुए हैं। उसकी कंडीशन क्या है?
एक दिन एक गाड़ी वाला बोला भैया यहाँ से हमारे सामने आकर के खड़ा होकर के कि सरदार शहर के लिए कौन सा रोड जाएगा। तो वहाँ एक बंदे खड़ा था, हवेली द्वारा अपोजिट बंदा था वो बोला ये शॉर्ट तो वो इधर वाला पड़ेगा और वो नया रोड भी है। तो उस बंदे ने गाड़ी घुमाई तो मैंने रोक के उसको बोला कि भैया रुकना, तो वो रुक गया। मैं बोला इन्होंने नया ज़रूर बता दिया लेकिन आंख बंद करके मत जाना, नहीं तो गाड़ी अंदर रह जाएगी। और ये गोगरा जी सत्य है कि 6 महीने के अंदर नहीं हुए, उसमें गड्ढे इतने हैं, इस रोड में भी नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ये तो सामने दिख रहा है रोड वाला। तो ये एक रोड नहीं, पूरे रोड देखो। अब एक दिन विधायक जी ने विकास का मुद्दा खुद बोल रहा है, वो शायद 16 या 17 तारीख का मामला है, उसके अंदर कि मैं ये कर दिया और मैं वो कर दिया और मैं वो नहर की घोषणा करवा दी, 1990 में पापा जी ने करवाई थी। तो जब आपने विकास की बात की, 1990 में उनके पापा ने नहर की घोषणा करवाई बता रहे हैं, लेकिन वो साथ में बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की वजह से वो सरकार गिर गई। तो गोगरा जी मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1990 के बाद में क्या भंवरलाल जी विधायक बने नहीं क्या? नहीं, बहुत बार। तो ये 90 से 22 तक 32 साल हो जाते हैं। 32 साल में एक ईंट भी आगे बढ़ी गया? शायद नहीं, कोई नहीं कह सकता। अब इन्होंने दोबारा मुद्दा उठाया है कि मैंने घोषणा करवा दी बजट में घोषणा करवाने से काम हो गया क्या? शायद तो करवाने से होगा ना, कभी नहीं। दूसरा इन्होंने एक जीएसएस का नाम लिया, किसानों की मेन समस्या है तो दल्लू सर, पातली सर, गढ़सी सर का टोटली भ्रमित करने वाली। बजट पास हुआ था मार्च में, आज तक वहाँ यदि एक पोल भी गिरा हो तो आप बता सकते हो। अब अगली सरकार क्या करेगी वो तो वही झेलेगी। क्या घोषणा करने से काफ़ी है क्या? नंबर 1 ये तो कोरी घोषणा है, हालांकि बजट में घोषणा होगी, हो सकता है बन भी जाएंगी, लेकिन ये नहीं बनवा पाएंगे, ये निश्चित है कि मैंने मुंह से बोल दिया और बजट में करवा गए। सरकार तो अगली कोई भी आए, चाहे इनके आए या किसी की भी आए, अगर इनकी तो आने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस का मेरे विचार से अब की बार आने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये पूरे राजस्थान की समस्या है, यहीं की नहीं है। यहाँ फिर मुझे आप लोग जोड़ोगे कि किसी ने पार्टी से, नहीं, मैं तो यदि पार्टी से होता तो टिकट की दावेदारी करता, नहीं हो किसी भी। लेकिन जैसे कि जीएसएस की जब बात आ गई तो बिहासर के अंदर एक जीएसएस 33 केवी का स्वीकृत किया हुआ है आरडीएसएस कोटा के तहत। आरडीएसएस कोटा क्या होता है? और एक रोड़ासर के अंदर, ये दोनों मैंने अपने अधिकारियों से अपने लेवल में कहीं भी बात करके, हालांकि रोड़ासर वालों में रोड़ासर के वहाँ से फाइल गई हुई थी, लेकिन बिहासर वाली मैंने आगे फॉरवर्ड करवाई थी, इसमें पूर्ण रूप से मैं सम्मिलित था। उसके लिए नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों तक बात करके हमने कि जोधपुर से हम डिमांड करवा के लेके आए और बानीपुरा वाले आकर के उसमें 5 पॉइंट लगा करके छोड़ दें। क्यों? इनको चाटा चाहिए, और चाटा हम दें कहाँ से? गांव के कुछ पैसे इकट्ठे किए जाते हैं तो वो किस लिए? भाई कोई जाए तो किराया भाड़ा उसका न लगे। ये तो क्यों? अपने पास से कौन कर सकता है, और जाएगा तो वो अपना काम भी थकाता है। वो कोई रिश्वत नहीं बोल सकते उसको आप कि आप कोई यदि मैं काम भेज रहा हूँ सरदार सर तो मैं मेरे पास स्टेट से दूंगा, ये लो 500 रुपये। यहाँ ये पैसे मांगने के चक्कर में पड़े हुए थे। बानीपुरा का अय्यन, यहाँ तक कि एससी जो था यहाँ का सुआ था, वो ऊपर से फाइल कवर होकर के आए कि हाँ यहाँ इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि हमने कुछ मुद्दे ऐसे किए थे कि एक दो बार यहाँ बदड़िया और बिहासर को आपस में उलझन हो गई, वो तो आप लोगों को भी पता होगा शायद, लेकिन वो कुछ हवेली द्वारा पोषित लोगों द्वारा वो फैलाया गया था। हालांकि गलती तो किसी किसान की थी एक की कि वो पूरी लाइन को फाल्ट कर देना, लेकिन वो आपस में समझाइश के दौरान वो मामला ख़त्म हो गया था। उसके बाद में हवेली द्वारा पोषित लोग उसमें काफ़ी सक्रिय हो गए कि इसको कैसे न कैसे हवा का उसको तूल दें। वो फीडर 90 दिन तक 90-12 और कम से कम 15 से 16 दिन बंद रहे। एक किसान का 80-90-12 का 15 दिन बंद होना कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। उस बिजली को इन्होंने दाएं बाएं अदर फीडर के अंदर दे के रखा, लेकिन उनको नहीं मिला। ये कितनी घाटे वाली बात थी? बहुत बड़े घाटे की बात है ये है। तो इसी को देखते हुए मतलब ऐसा लग रहा है कि विधायक अनिल शर्मा के जीतने के बाद किसानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरा, आपने इसी विकास के मुद्दे के ऊपर आते हैं हम सड़क के अंदर कि पढ़े लिखे या तो शिक्षा तो है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। पिछले बजट के अंदर सड़कों से संबंधित बजट में 6500 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है रोड के रिपेयर के लिए और नए रोड बनाने के लिए।
इस हिसाब से कांग्रेस के विधायक थे 100, और बजट में जो प्रावधान किया जाता है विधायक कोटा, बाकी को तो विधायक कोटा मिलेगा, बीजेपी के कोई भी है उनको तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कांग्रेस के विधायक हैं वो 65 करोड़ के हकदार हैं। 6500 करोड़, 65 करोड़ नहीं 6500 करोड़, और एक विधायक के कोटे में आता है 65 करोड़। आपके अपने इस सरदार सर क्षेत्र के अंदर 6500 करोड़ तो छोड़ो, 65,000 भी रुपये शायद ही अपने को दिखाई नहीं हो रहे होंगे। विकास तो नहीं दिखाई दे रहा है। रोड के ऊपर लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं तो बता दो, क्योंकि मैंने बादड़िया वाला बता दिया, और एक दिन वो अपने पांड्या जी का कोई चैनल चल रहा था, उस पर भी मैंने देखा था कि कोई सुहाना की या ऐसी कोई ढाणी है मालसर के पास में, उसका भी हाल यही है। और कौन से में इन्होंने लगा दिया पता नहीं। 65 करोड़ लेकिन एक विधायक के कोटे में आता है। बजट में घोषणा हुई थी अगला बजट अब मार्च में फिर आ जाएगा, आज तक हमने तो उसमें कोई सुधार नहीं देखा। किसी भी रोड की बात, एक बात इसी रोड की बात नहीं है, आप इधर से राजासर वाले रोड में चले जाओ, इधर से अपने बादड़िया वाले रोड में चले जाओ, इधर से अपने साड़ासर वाले रोड में चले जाओ, उधर से आप दल्लूसर वाले उस रोड में आ जाओ। मैं जो एरिया कवर कर रहा हूँ मैंने तो कहीं से विकास नहीं देखा। दूसरा, रोडों की कंडीशन ऐसे है जैसे बाजरे की रोटी को एक साइड से काट करके ऊंदरा खा जाता है ना, ऐसे एकदम से यदि गाड़ी उतरेगी तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है।